मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आदित्य राज, अविनाश मंडल, विष्णु कुमार, राहुल मौर्य, साधना कुमारी, शिवाजी शिवाजी कुमार, सिद्धांत कुमार, राकेश, कुछ सीखने मिला सर जी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए दिल खोल के स्वागत करते हैं आपका और सवालों पर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने सवाल है, करने का प्रयास करें। सवाल में कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में एसी के समानांतर एक सीधी रेखा हमने खींची है। एसी के समानांतर हमने एक सीधी रेखा खींची है। लेट से ए बी सी। और सवाल में कह रहा है कि एसी के पैरेलल एक लाइन खींची हमने। एसी के समानांतर एक सीधी रेखा पी क्यू खींची। ठीक है। देखिए पहले ए था, फिर सी था, तो इसी वजह से जिधर ए था उधर पी आएगा और जिधर सी था उधर क्यू आएगा। इस तरह से खींची है कि इनके एरिया का रेशो, एरिया का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी इज टू ट्रायंगल पी वी क्यू, इनके एरिया का रेशियो 3:1। मतलब ये एरिया मेरे प्यारे बच्चों 1 है, तो ये पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है? 3। हाँ जी। तो कह रहा है कि भैया अगर एरिया का रेशियो ये है तो साइड का रेशियो क्या होगा? तो बाबू साइड का रेशियो होगा स्क्वायर रूट में √3:1 का √1। यानी पूरी बड़ी साइड √3 होगी मेरे बाबू, तो ये वाली साइड 1 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है सी बी इज टू सी क्यू की वैल्यू बताओ। सी बी इज टू सी क्यू, तो मेरे प्यारे बच्चों सी बी इज टू सी क्यू पूछा है ना, तो ये बताओ सी बी कितना हुआ? √3। और सी क्यू कितना हुआ यहां से यहां तक का? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये 1 है, ये √3 है, तो ये वाली लेंथ क्या आ गई? √3 - 1। तो ये रेशियो आएगा √3 - 1। लेकिन आप कहेंगे इस फॉर्म में तो आंसर ही नहीं दे रखा। तो जब इस फॉर्म में आंसर ही नहीं दे रखा तो क्या ही कर लोगे आप इसका? यानी वो बटे में दे रखा होगा, तो सी बी अपॉन सी क्यू पूछा होगा। तो सी बी की वैल्यू √3 है, सी क्यू की वैल्यू √3 - 1। अब मेरे प्यारे बच्चों हर का प्रीमेकरण करेंगे, √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे। तो ऊपर आएगा √3 इंटू में √3 + 1, और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे a - b इंटू a+b² - b², यानी 2। तो √3/2 इंटू √3 + 1 मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। है कोई सा ऑप्शन? है? नहीं है। आंसर क्या है? √3 मेरे भाई ऑप्शन में ही मिस्टेक है। यहाँ आप √3 लगा दो, क्योंकि बाकी बनेगा नहीं ऐसा। तो ऑप्शन ए में करेक्शन कर लीजिए, यही ठीक है। कैसी आ रही है एक बार जल्दी से बच्चों, अब बताना बात कैसी आ रही है। साउंड प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब ओके है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। हाँ वॉइस प्रॉब्लम थी, दूर कर दी प्रॉब्लम। जल्दी से कमेंट करो, अब वॉइस कैसी आ रही है? अब ओके। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल में देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से। सवाल में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एबी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी 3 सेंटीमीटर है। कह रहा जी कोई ट्रायंगल है, लेट से इसके नाम है एबीसी। एबी पर डी इस प्रकार से एक बिंदु है कि बीडी 3 सेंटीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर, बीसी पर बिंदु ई है कि डीई पैरेलल है एसी के।
डीई मेरे प्यारे बच्चों एसी के पैरेलल है, बहुत सुंदर। अब कह रहा है त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल तथा समनोय के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। बड़ा आसान है, देखो मेरे बच्चे, अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल दे ही दी उसने, तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल होगी, एक छोटी और एक पूरी बड़ी, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 3 है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 7 हुई। भाई ये साइड कितनी हो गई 3, तो ये वाली साइड कितनी हो गई 7। तो अगर साइडों का रेशियो 3:7 है तो एरिया क्या होगा, 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 49 होगा, 49 में से 9 हटा देंगे तो एरिया कितना है 40। अब उसने हमसे क्या पूछा भैया, हमसे पूछा कि छोटी ट्रायंगल का बीडीई का और एसीईडी का एरिया का रेशियो था, तो आंसर होगा 9:40। 9:40 मेरे प्यार जो मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में भुजा एबी और एसी पर क्रम से बिंदु एबी और एसी इस प्रकार हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी क्रम से बिंदु एबी और एसी पर इस प्रकार बिंदु है कि मैं भुजा एबी और एसी, यार ये इंग्लिश में हिंदी में गलत लिखा हुआ है, यहां गलत है भैया, यहां होगा डी और ई। तो कह रहा है डी और ई बिंदु इस प्रकार हैं एबी पर कि डीई पैरेलल है बीसी के। डीई पैरेलल है बीसी के और डीई बीसी 6:7 है। डीई इस टू बीसी का जो रेशियो 6:7 है मेरे बच्चे, इन साइडों का रेशियो 6:7 है। तो आप ये बात समझते हैं कि सर ये 6:7 है तो इसका मतलब इन साइडों का रेशियो भी 6:7 ही होगा। तो 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। 49 में 36 गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बना 49 माइनस 36 करोगे तो यू विल गेट 13। तो ये वाला वैल्यू आई 13। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। कहता है एडीई, तो ये आएगा 36 और कह रहा है ट्रेपीजियम जो बनी बीसीईडी, बीसीईडी जो ट्रेपीजियम बनी 13, इसका एरिया बताओ। तो आंसर है 36:13। 36 मेरे प्यारे बच्चों 13। आइए देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में डी और ई क्रम से भुजा एबी और एसी पर बिंदु और डी बीसी के पैरेलल। आओ मेरे बच्चे सेम ही सवाल है। ए बी सी कह रहे एबीसी में ट्रायंगल न भुजा एबी और एसी पर बिंदु डी और ई, डी और ई। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। बीसी बाबू 8 सेंटीमीटर है, डीई मेरे बच्चे 5 सेंटीमीटर है। अब ये बताइए अगर ये 5 है तो ये वाला एरिया 25 होगा, बिल्कुल ठीक है 25 यूनिट होगा। और पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 8 का वर्ग कितना होगा 64, यानी पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 64 यूनिट होगा। तो छोटी वाली का एरिया 25 यूनिट, जबकि छोटी वाली का जो एरिया बता रहा है वो बता रहा है 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरे भाई 25 यूनिट 45 है तो 1 यूनिट 45/25, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये मेरे सवाल का आंसर होगा। हाँ है ना, आप कहें जी कैलकुलेशन बहुत होगी, देखो होगी तो होगी, करें क्या, डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। 5 5 25, 5 9 45। अब 9 चौक 36, 9 6 54 और 3 57 बटे 5 करेंगे। अब आपको दिखाई देगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 115.2 कहीं है तो वो मेरा राइट और डायरेक्ट आंसर है। हाँ है ना, हर सवाल आसान नहीं होगा। जीपी में इनफिनाइट टर्म नहीं निकाल सकते हैप्पी शर्मा भाई। देखो मेरे भाई कहता है एम एन बीसी के पैरेलल, मेरे प्यारे बच्चों एम एन जो है वो बीसी के पैरेलल है। आपने कहा जी ठीक है। चतुर्भुज एम बी सी एन ओके का क्षेत्रफल 130 वर्ग सेंटीमीटर, इसका एरिया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए एन इज टू एन सी, ए एन इज टू एन सी का रेशियो 4:5 है, मतलब ये साइड 4 है ये साइड 5 है, ये साइड 5 है तो ये 9 होगी।
भाई इन करस्पॉन्डिंग ए एन इज टू एनसी का रेशियो 4-5 है, मतलब ये साइड 4 तो ये 5, तो पूरी होगी 9। और अगर पैरेलल है तो दो सिमिलर होगी, तो 4 का वर्ग हुआ मेरे बच्चे 16 और 9 का वर्ग हुआ 81। 81 में से 16 घटा दो तो 11 में से 6 गया 5, और भैया 7 में 6 में से 1 गया 5, 55 है। 5 6 11, 5 1 6 75 65। ठीक है, क्योंकि 7 में से 1 गया 6 आना था, 65। तो ये वाले एरिया है 65 मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं मेरी बात को। तो मेरे भाई ये 65 यूनिट 130 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाग दोगे 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 गुना 2 कितना आया 32। तो आंसर है 32 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ है ना, ये मेरा आंसर होगा। आइए देखो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः एबी और एसी पर बिंदु इस प्रकार है कि एपी 1 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। पीबी 3 सेंटीमीटर है जी, बहुत बढ़िया। ए क्यू 1.5 सेंटीमीटर है, सुबह अल्लाह। सी क्यू भैया 4.5 सेंटीमीटर है। समझ ही गए अब आप, क्या समझ गए कि सर रेशियो 1:3 है, 15 3 45, ये रेशियो भी 1:3। अगर ये रेशियो सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू जो है वो बेसिकली पैरेलल होगी बीसी के, और पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, बिल्कुल। तो कह रहा है ए पी क्यू का एरिया, अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, अब हमें देखना है कि ये साइड की लेंथ 1 है तो पूरी बड़ी साइड की लेंथ होगी 1 और 3 4, तो 1 का वर्ग 1 हुआ, तो इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है, तो पूरी का 4 का वर्ग 16, 16 में से 1 गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या आया 15। हाँ जी। अब 1 यूनिट जो है वो मेरी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 1 यूनिट जो है वो मेरी रिप्रेजेंट कर रही है एपी क्यू के एरिया को, दैट इज 12 वर्ग सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी। और अब हमसे पूछ रहा है बीपीक्यूसी का एरिया, बीपीक्यूसी का एरिया तो 15 यूनिट है, तो 15 गुना 12 करोगे मेरे प्यारे बच्चों 180 वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 180 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 180 वर्ग सेंटीमीटर। करिए से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड एबी एंड एसी रेस्पेक्टिवली। कहता है एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें भुजा एबी और एसी पर दो बिंदु है डी और ई, डी एंड ई। बहुत सुंदर जी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सवाल में कह रहा है ए और ये दोनों पैरेलल है, एफ इज ए पॉइंट ऑन ए ई, नहीं ये तो कुछ और कह रहा है, डी ई पैरेलल है बीसी के। अब कह रहा है कि एफ इज ए पॉइंट ऑन ए ई के ऊपर कोई बिंदु है एफ, बहुत शानदार। इस तरीके से है कि ए पे एफ बिंदु है सच दैट डी एफ इज पैरेलल टू बीई। ओके, डी एफ इज पैरेलल टू बी। देख के याद आया होगा आपको सवाल, आपने यहां से याद आया, डी एफ पैरेलल है बी के। साथ में कह रहा है ए एफ की लेंथ है 1.6, ए एफ की लेंथ है 1.6, सीई की लेंथ है 6, ये लेंथ है 6, ये दे रखा भैया, ए एफ की लेंथ है 1.6, सीई की लेंथ है 6। देन द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज टू ट्रेपीजियम बी डी ई सी। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए एफ की लेंथ है 1.6, यानी ये लेंथ है 1.6 यहां से यहां तक की। हाँ जी, और ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 6 यहां से यहां तक की। सीई की लेंथ रखी 6 और ए एफ की लेंथ है 1.6। करिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल। अब मेरे प्यारे बच्चों हम करते क्या हैं, देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं क्या कि यार मैं जिस चीज पे हाईलाइट करूंगा उसी पे नजर दौड़ानी है। देखो यार, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल दे रखी है, आप कहेंगे हाँ,
अगर मेरे प्यारे बच्चे दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। आपने कहा ठीक है, ये बात पल्ले पड़ रही है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी का रेशियो वही होगा जो एएफ का एफ ई से होगा। तो एएफ की लेंथ है 1.6 और एफ ई की लेंथ है एक्स। बिल्कुल ठीक है। किसी भाई ने कोई लोड आ गए थे? नहीं, अब आ गए थे। अब मैं आपसे कुछ और जानना चाह रहा हूं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि अब आप मुझे ये बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है? आपने कहा पैरेलल है, बल्कि मैं कहो तो मिटा लो इन्हें, मिटा ही देता हूं। अब आप शायद अच्छे समझ पाओगे, अगर ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे बच्चे मैं कहूं कि एडी बटे डीबी का रेशियो बताओ, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी का रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे सर ये होगा 1.6 प्लस एक्स अपॉन में 6। हाँ है ना? बिल्कुल ठीक है। अब 6 को इससे गुना करेंगे, 16 चिक्के 96, 9.6। एक्स को इससे गुना करेंगे 1.6x प्लस एक्स स्क्वायर, या x इंटू 1.6 प्लस एक्स। आप कहीं बात समझ में आ गई? अब मेरे प्यारे बच्चों मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझना। और वो बात ये, अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। देखिए, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए या ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 96 और उनका जोड़ या एक नंबर उनमें जो हो वो मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस आए वो 16 से सेट हो रहा हो। तो आप कहेंगे सर 16 से सेट हो रहा हो तो क्या लिया जाए? आप बताओ क्या वैल्यू ली जाए कि सेट हो जाए? बताओ एक्स की क्या वैल्यू लें कि सेट हो जाए? बताओ भाई। आप कहेंगे जी इस कहानी को तो सोल्व करना पड़ेगा। आओ भाई सोल्व करवाता हूं। यह आया 9.6 और यहां है x इंटू में 1.6 प्लस एक्स। ये था, ठीक है। देखो यार, पहला तरीका तो ये है कि मैं इसे डिटेल सोल्व कर जाऊं। पहला तरीका मेरे प्यारे बच्चों में से किस क्या कर दूं? डिटेल सोल्व कर दूं। हाँ जी ठीक है सर। अगर मेरे प्यारे बच्चों में से डिटेल सोल्व करूंगा तो मुझे x से गुना करना पड़ेगा, तो x 1.6x आ जाएगा, ये x स्क्वायर आएगा और ये 9.6। सबको मैं 10 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 16x, ये 10x स्क्वायर और ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 96। इसको इक्वेशन बनाऊंगा तो 10x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 96। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे दो नंबर ढूंढ के बताइए जिन्हें गुना करें तो आए 960, गुना करें तो आए 960 और उनमें जोड़ या डिफरेंस जो हो वो 16, जोड़ या डिफरेंस जो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो? 16। सोचो क्या होंगे? बताओ भाई। अरे मेरे भाई क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ा, मानता हूं डाटा थोड़ा सा वैसा है कि जिसकी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि तरीका तो यही होगा ना सोल्व करने का, कोई और नया तरीका तो आ नहीं सकता। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही चाहिए, हाँ है ना? और इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 2 से काट लो, 2 से काटोगे 5x स्क्वायर आएगा, यहां से 2 से काटोगे 8x आएगा और यहां काटोगे तो 48 आएगा। अब 48 को 5 से गुना करोगे, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, 240 24। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो आए 224। हाँ जी, और 224 आ रहा है ना, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है। अगर गुना करें इसे मेरे प्यारे बच्चों तो आ रहा है 240 और जोड़े घटाएं तो आए 8। तो सोचो क्या फैक्टर हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर क्या क्या फैक्टर ले सकते हैं? 1 गुना 240 ले सकते हैं, 2 गुना 120 ले सकते हैं, 3 से लेंगे तो 80 आ जाएगा। सर समझ में आ रहा है कि गैप बहुत ज्यादा है, मुझे 8 का गैप लाना है तो मुझे थोड़ा बड़ा लेना होगा, तो 12 से लेते हैं। सर 12 गुना 20 क्या होता है? सर 12 दूनी 24, 12 और 20 का डिफरेंस हो जाएगा 8 सेट। यानी सर इस इक्वेशन के जो फैक्टर होंगे वो +20 और -12 होंगे।
हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हैं इसके फैक्टर, और कोफिशिएंट है 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी जिनको नहीं आती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा एक हिस्सा देखें। मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे क्विक रिवीजन करके, उस क्विक रिवीजन पे जाएंगे और वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना देखेंगे। तो ये फैक्टर है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी उसमें साइन उल्टा आएगा, 520 -4, और यहां आएगा +12/5। तो 5 दूनी 10, 520, 2.4 प्लस का, माइनस में लेंथ हो नहीं सकती तो होगी किसमें, प्लस में। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू आएगी दिस इज 2.4। अब मुझसे पूछा क्या, उस पर चर्चा करते हैं। तो मुझसे पूछा है कि बी डी, अच्छा ये 2.4 है तो बस इतना ही पूछा। अब ये बताओ ये 2.4 है, ये 1.6 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3 4 आया, तो ये लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों 4। और ये लेंथ क्या है 6, तो 4 और 6 की लेंथ कितनी होगी 10। तो एरिया का रेशियो, साइड का रेशियो लेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो साइड की लेंथ का रेशियो 2 5 है, तो एरिया होगा 2 का वर्ग 4, तो 5 का वर्ग 25, 25 में 4 गया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ आ गई 21। तो 4:21 मेरे प्यारे बच्चों एरिया का रेशियो हो जाएगा। 4:21 मेरे भाई एरिया का रेशियो हो जाएगा। चलिए जी करिए नेक्स्ट पे। देखो यार, एक ट्रायंगल एबीसी में डी और ई, ए बी और एसी के मध्य बिंदु है। ए बी और एसी के मध्य बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों डी और ई, डी और ई। अब साथ में कह रहा है कि बीडी और ईसी के मिड पॉइंट हैं एम और एन। बीडी और ईसी के मिड पॉइंट है, यहां रख लेते हैं ये डी और ये ई। बीडी का मिड पॉइंट है एम और ईसी का मिड पॉइंट है एन। अब मेरे बाबू ध्यान से मेरी कहानी को समझना। आप जब भी किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। यहां पे भी यही होगा, मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो पैरेलल होनी। बिल्कुल ठीक। अब सवाल में ये कह रहा है कि भैया इनके एरियाज का रेशियो बताओ। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल है, हाँ जी साहब, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में पूरी बड़ी साइड का मिड पॉइंट डी था, तो मतलब अगर ये लेंथ 1 होगी तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी 1। लेकिन इसका भी मिड पॉइंट लेना है, तो बेटर तरीका ये है कि इसे ले लो 2 और इस लेंथ को भी ले लो 2, तो 2 का मध्य बिंदु लोगे तो ये लेंथ 1 आ जाएगी और ये लेंथ भी 1 आ जाएगी। फिर से समझाता हूं भाई, पूरी बड़ी ट्रायंगल की जो साइड है एसी, इसका मिड पॉइंट है ई, यानी जितनी भी इसकी लेंथ लोगे उसका आधा ई लेना होगा, और फिर जो बचा उसका आधा एन लेना होगा, क्योंकि एन भी मिड पॉइंट है। अब हमें यह करना चाहिए यहां कि भैया ये साइड अगर मैं 2 लेता हूं तो ये वाली साइड मेरी मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी 3, और ये वाली साइड मेरे प्यारे बच्चों मेरी आ जाएगी 4। अब अगर आप इतनी बात नहीं समझ पाए तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि भाई अगर ये ट्रायंगल है और अगर इसकी पूरी साइड की लेंथ मैं 4 ले लूं, और मैं कह रहा हूं कि इस साइड के मिड पॉइंट मिलिए, तो ये लेंथ आ गई 2, तो ये भी कितनी बची 2। अब मैं कह रहा हूं कि इसके भी मिड पॉइंट ले दिया, तो 2 का आधा ये 1 हुई, ये 1 हुई, तो मतलब ये लेंथ 3 होगी और ये लेंथ 4 होगी। यही तो किया है बाबू। अब भाई सिमिलर है तो एरिया क्या होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 में से 4 गया अपना 5, ये 4 का वर्ग 16, 16 में से 5 और 4 9 गया, तो एरिया है 7। तो इसका 4 होगा तो इसका 5, इसका 7, और यही पूछा है कि भैया इन क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया का रेशियो बताओ। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 4:5:7, 4:5:7। आइए भाई, देखो मेरे भाई सेम ही सवाल है, यहां बस उसी चीज को पलटा हुआ है। सवाल में कह रहा है कि भैया ट्रायंगल एबीसी में एम और एन भुजा ए बी और एसी के मध्य बिंदु है। एम जो है पूरी ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए बी की लेंथ 2 लूंगा तो ये वाली लेंथ मुझे लेनी होगी 1, और कह रहा है कि डी जो है वो ए एम का मिड पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 1 ले लेता हूं पहले ही। आपने कहा ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये लेंथ ले ली 1, ये लेंथ ले ली मेरे प्यारे बच्चों मैंने 2, और ये जो लेंथ होगी ये मेरी बच्चे कितनी हो जाएगी, क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो जितनी ये होगी इतनी, तो ये हो जाएगी 4। हाँ है ना, सिंपल बात, कुछ अलग नहीं है। अब क्या कह रहा है,
तो भैया एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार में एक गया, तीन आया। ये चार का वर्ग 16, 16 में से तीन और एक चार गया, तो ये कितना आया? 12। अब कह रहा है भैया कि एमएनसीबी का एरिया 12। एडीई, एडीई का एरिया 1। और फिर कह रहा है मेरे बच्चे डीईएमएन होगा, डीईएमएन नहीं, गलत लिखा हुआ। डीईएमएन कैसे होगा? एम ए बी पे होगा, एन ए सी पे, ठीक है। तो ये होगा डीईएनएम। डीईएनएम का एरिया है मेरे बच्चे 3। तो आंसर आएगा 12, 1, 3। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए मेरे बाबू इस सवाल पे। देखिए, तो सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में डी और ई रेखा बीसी पर दो बिंदु है जो भुजा बीसी को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 बराबर हिस्सों में बांटने वाले। इंग्लिश में बोले तो ट्राइसेक्ट। कहता है जी समत्रिभाजित करते हैं, 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। आओ मेरे बाबू, कहता है जी ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। कहता है जी इसमें डी और ई दो बिंदु हैं। एक बिंदु है डी और एक बिंदु है ई। और ये इस तरीके से है कि ये पूरी ट्रायंगल मतलब इसको 3 इक्वल एरिया में बांट देते हैं। एम और एन भुजा ए बी और ए सी पर बिंदु है। यहां कोई पॉइंट है एम और यहां कोई पॉइंट है एन। ए बी और ए सी पर इस तरीके से है कि डी एन और एम ई इनको मिलाया, जो कहां पे मिल रहे हैं? ओ पे मिलता है। बहुत बढ़िया। ए बी और डी एन ये पैरेलल है। कह रहा है कि डी एन जो है ए बी के पैरेलल है, एम ई जो है वो ए सी के पैरेलल है। तो हमें बताना एरिया ऑफ डी ओ ई और ये वाला सारा सीन। आओ मेरे भाई, पहले एक बार ये फिगर है, इतनी बात को समझो, उसके बाद आगे चलें। अब देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर हिस्सों में बांटना। यानी ये लेंथ 1 है तो ये वाली लेंथ भी 1 है, और मेरे बच्चे ये वाली लेंथ भी 1 है। अब आते हैं आगे इस पे। अब बाबू बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक बात बताना यार, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, और थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को मैं हटा रहा हूं। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, कौन कौन सी? अबे मान जा, ये वाली भैया और ये वाली। अगर ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है तो मेरे प्यारे बच्चों जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा। बिल्कुल। और मेरे भाई इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर करोगे तो इनके एरिया का रेशियो होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ज्योमेट्री थोड़ा सा फील करने का सब्जेक्ट है, तो ध्यान देना। ये साइड की लेंथ कितनी बनी यहां से यहां तक की? तो आप कहोगे 1 और 1 2। तो ये वाली साइड की लेंथ कितनी बनी मेरे बच्चे यहां से यहां तक की? तो 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझो कि ये साइड की लेंथ है 2 और ये जो साइड की लेंथ है ये 3। तो इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि अगर मैं इनके एरिया का रेशियो निकालूंगा तो 2 का वर्ग कितना आएगा? 4, और 3 का वर्ग कितना आएगा? 9। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया आया 9। पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया आया 9। हमसे पूछा क्या था? पूरी बड़ी ट्रायंगल एबीसी का एरिया, तो इसका एरिया आया मेरे बच्चे 9। अगर इसका एरिया में, अरे रुको भाई, इसका एरिया में 9 मान रहा हूं पूरा, तो ये 4, तो ये टोटल एरिया कितना बना? 5। आपने कहा हाँ ये बात समझ में आती है कि ये एरिया 4 होगा तो ये 5, पूरी ट्रायंगल के एरिया होगा 9। अब भाई रुक, क्लियर है जी। अब अगली बात पे आते हैं। अब मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये भी तो यहां थी। आपने कहा हाँ बिल्कुल थी। अगर ये लाइन यहां थी तो मैं इसको छोटा कर देता हूं यहां तक,
तो इसका मतलब अगर मैं अब इस वाली ट्रायंगल को लूं, इस वाली को, इस वाले ट्रायंगल को लूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे एक बात बताना, ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन के पैरेलल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये सवाल ने दिया हुआ था। और अगर पैरेलल है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसकी साइड की लेंथ 1 यूनिट है, तो इसकी साइड की लेंथ कितनी है? 2। तो भैया 1 का वर्ग 1 होगा तो 2 का वर्ग 4, तो ये पूरा एरिया 4 था, ये 1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एरिया कितना हुआ? 3। आपने कहा ठीक है भाई, ये 1 है, ये पूरा 2 है, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ये पूरा एरिया 4 था, तो पूरा एरिया आ रहा था 9। अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 9 था तो छोटी का 4, 4 में ये 1 है, तो ये कितना है? 3। ओके रिपोर्ट है जी। अब इसको बढ़ाते हैं, जो कि बढ़ी हुई थी, ये सिर्फ समझाने के लिए छोटी की थी। तो मेरे बच्चे जैसे इसका एरिया 3 आया ना, सेम इसी तरह से करोगे, ये 1, ये 2, तो ये 1, तो ये पूरी का 4 आएगा, तो ये भी 3 निकल के आएगा। आपने कहा हाँ। मेरे बच्चे पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या माना था? 9, तो 9 में 3, 3, 6 और 1 7, तो ये वाला एरिया क्या आया? 2। आपने कहा ठीक है। अब मेरे भाई हमसे जो पूछा वो एरिया उठा के यहां से रखना है। हमसे पूछा है पहली लाइन में कि भाई एबीसी का एरिया बताओ कितना है, तो 9 लिया है हमने, यहां लिखता हूं। अब मुझसे कह रहा है डीओई का एरिया बताओ, तो भैया डीओई का एरिया 1 है, तो ये एरिया 1 हुआ। आगे पूछा है एएमओएन का एरिया बताओ, एएमओएन का एरिया बताओ, तो 2 है, तो ये एरिया 2 आया। तो जोड़ोगे मेरे बच्चे तो 1 और 2 3, 3/9 को काटोगे तो आएगा आंसर 1/3। तो आंसर का एरिया का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों 1:3। तो मेरे भाई ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब होता है जब दो चीजों का सर्व अंग यानी हर चीज आपस में बराबर हो जाए, वो सर्वांग सम कहलाते हैं। यानी हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज इक्वल आ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों सर्वांग सम कहलाते हैं। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ ऑन प्लेसिंग वन ओवर द अदर दे एग्जैक्टली कोइंसाइड। मतलब जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है जी, और ये कोई दूसरी ट्रायंगल है, ये दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि जब एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते हैं ना तो बिल्कुल कोइंसाइड हो जाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाती है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं कि टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी है, कब कब और कैसे कैसे त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं, कब कब और कैसे कैसे त्रिभुजें सर्वांगसम होती है। तो सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहली कंडीशन है वो है साइड साइड साइड, यानी जब दो त्रिभुजों की सारी साइडें आपस में इक्वल आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यानी ये दोनों साइड इस दो साइड के बराबर, ये तीनों साइड इस तीनों के, ये इसके, तो जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में बराबर आ जाती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती है, और ये कॉन्ग्रुएंसी की पहली कंडीशन है। कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन है मेरे प्यारे बच्चों वो ये वाला है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, बराबर का निशान और फिर उड़ती चिड़िया। अब आते हैं दोस्त दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी दो साइडें आपस में इक्वल हो दोनों ट्रायंगल्स की, और उन दोनों साइडों के बीच का एंगल इक्वल हो, तब भी दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम कहलाती हैं। जैसे ये वाला कोण, ये जो नागिन है, और मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण, ये जो नागिन है, ये दोनों ही आपस में बराबर हो, और इसके अगल बगल की साइड और उसके अगल बगल की साइडें बराबर, जैसे ये साइड उस सिंगल के बराबर, ये डबल वाली डबल के बराबर, तो भी मेरे प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट होती। पहली कंडीशन क्या सिखाई? मुश्किल नहीं, आसान है, सुनोगे तो, छोटी छोटी तो बातें हैं भाई। ये सारी चीजें हम अब क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब तो हमें पढ़ना चाहिए था उस समय जब आपकी बारी थी पेपर में पढ़ने की। हाँ है ना, इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मेरे बच्चे इस बात को समझो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कॉन्ग्रुएंसी दो तरीके से प्रूफ होती है। सबसे पहली मेरे प्यारे बच्चों, तीनों साइडें बराबर हो जाए। दूसरी मैंने कहा कि जब एक एंगल इक्वल हो और उसके अगल बगल की दोनों साइडें बराबर हो, तो भी मेरे प्यारे बच्चों दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। देखिए भाई, अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो और उनके बीच की साइड इक्वल हो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी कॉन्ग्रुएंट कहलाती है।
यानी कोई दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच की साइड इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। जैसे ध्यान देना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और इन दोनों ही एंगल में एक कॉमन साइड है। हाँ जी, ये वाली कॉमन साइड है, और इन दोनों ही एंगल में ये वाली साइड कॉमन है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच की कॉमन साइड भी इक्वल हो तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, एंगल साइड एंगल। फिर से रिवाइज कराता हूं। पहली कहानी बताई कि जब दो ट्रायंगलों की सारी साइडें इक्वल हो तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। दूसरा, जब दो साइडें इक्वल हो और उनके बीच का एक एंगल इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। तीसरा, जब दो एंगल इक्वल हो और मेरे प्यारे बच्चों उनके बीच की साइड इक्वल हो तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। तीन कंडीशन बताइए, एस एस एस, एस ए एस और ए एस ए। अब आप कहोगे सर एक बात बताना, अगर दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच की साइड इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट है, मान ली बात है। लेकिन एक ज्ञान की बात बताना हमको सर, कि मान लीजिए ये वाला एंगल है 50 डिग्री, ये वाला कोण है 70 डिग्री, और ये वाली साइड है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही मेरे बच्चे एक ट्रायंगल ये वाली, इसमें ये वाला कोण 70 डिग्री है, ये वाला कोण 50 डिग्री, और इस वाली साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये बात तो हम समझ गए कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी, और कॉन्ग्रुएंट होने का रीजन है कि भाई दो एंगल इक्वल हैं और उन दोनों एंगल के बीच में आने वाली साइड इक्वल है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर अब हम एक और नई चीज आपसे जानना चाह रहे हैं, वो ये कि भाई अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर, इसकी ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर, ये वाला कोण है 50 डिग्री, ये वाला कोण है 70 डिग्री, ठीक है जी। और मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं कि ये वाला कोण है 50 डिग्री या 70 डिग्री, ये वाला कोण है 60 डिग्री। अब मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होगी? आप कहेंगे सर अभी भी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ध्यान दोगे तो ये 70 है, ये 60 है, तो ये निकल जाएगा, और अगर ये निकल गया तो ये 70 60 और ये 50 आएगा, तो 70 और 50 के बीच 10, 70 और 50 के बीच 10 है। तो भाई यहां तो दोनों एंगल इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं थे, फिर भी ऐसा हो गया। तो मेरे बच्चे इस बात को भी ध्यान रखना कि अगर कोई भी दो एंगल इक्वल आ गए तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि तीसरा एंगल बराबर आएगा ही आएगा। तो यानी कोई एक साइड बराबर दे रखी हो और उसके साथ कोई भी दो एंगल इक्वल आ जाए तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, चाहे वो एंगल एंगल के साथ वाली साइड हो या ना हो। जैसे मैं अगर आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं और मैं ये कहूं कि भैया ये वाला कोण है 80 डिग्री, ये वाला कोण है 70 डिग्री, ये वाला कोण है 80 डिग्री और ये वाला कोण है 70 डिग्री, ये साइड 12 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 12 सेंटीमीटर है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं? तो आपका जवाब होगा कि सर कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? सर वैसे तो जो साइड इक्वल आ रही है दोनों में, जो दोनों एक साइड इक्वल आ रही है उसके अगल बगल के एंगल तो इक्वल नहीं है, दे नहीं रखे। लेकिन अगर कैलकुलेट करने लगोगे ना तो ये 80 ये 70, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 30, ये 80 ये 70, तो ये कितना आ जाएगा 30। यानी दो एंगल इक्वल आ गए तो तीसरा अपने आप आ जाएगा, और तीसरा आने से फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो तीसरे वाले केस में मोटी बात यह है कि दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो वो एंगल आगे हो पीछे हो अगल बगल कहीं पे भी हो तो भी उस केस में हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये चौथा केस वही है जो अभी समझाया कि दो एंगल इक्वल हो एक साइड इक्वल हो। अब आते हैं जी पांचवा जो सबसे जरूरी है, और वो ये कि अगर राइट एंगल दे रखा हो आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी हो, ठीक है जी, और हाइपोटेनियस साइड दे रखी हो, एक हाइपोटेनियस दे रखा हो और एक साइड दे रखी हो, तो भी मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाए जा सकते हैं। जैसे समझाता हूं, मैं आपको कहूं
कि भाई ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 13 है, ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये साइड 12 सेंटीमीटर है, ये साइड 13 सेंटीमीटर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम है? क्या आप ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम है? या मैं 12 सेंटीमीटर को उठा के यहां लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर। मुझे बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है? आप कहेंगे सर कॉन्ग्रुएंट होने की पहली कंडीशन ये थी कि तीनों साइडें बराबर हो, वो तो नहीं हो रहा क्योंकि ये 5 है, ये 13 है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो दो साइडें इक्वल हो उनके बीच का एक एंगल इक्वल हो, तो ये दोनों साइडें इक्वल है लेकिन इनके बीच के एंगल के बारे में कोई रेफरेंस नहीं है। तीसरा ये कहा था कि कोई दो एंगल इक्वल आ जाए और एक साइड आए, तो सर दो एंगल तो इक्वल है ही नहीं, एक 90-90। लेकिन मेरे बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल में ये कहानी चलेगी। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में एक हाइपोटेनियस इक्वल आ जाए और एक दूसरी कोई भी साइड इक्वल आ जाए तो भी मेरे प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाती। क्यों? क्योंकि राइट एंगल प्रॉपर्टी से 5 है 13 3 निकल जाएगी 12, ये 5 है 13 3 कितनी आएगी 12। तो देखोगे तो साइड 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 वाली प्रॉपर्टी फिट बैठ गई। यानी मेरे बच्चे अगर समकोण त्रिभुज है, अगर मेरे प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज है तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए बस ये देखो कि समकोण त्रिभुज और हाइपोटेनियस और एक साइड आपस में इक्वल दे रखी हो तो हम कह देंगे हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं। बात खत्म। अब मेरे प्यारे बच्चों इस पे छोटे छोटे सवाल लेंगे। आइए, पूछ रहा भाई निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कहानी है? ये है साइड एंगल साइड, दो एंगल साइड ये भी है, दो साइड इक्वल और एक एंगल ये नहीं है, और तीनों साइड इक्वल हो ये भी है। तो उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो सर दो साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल हो ये नहीं है। हाँ अगर ये राइट एंगल होता तो सेट हो जाता, लेकिन राइट एंगल तो दे नहीं रखा। सवाल में कह रहा है कि दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर, दूसरे ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू आर, ए बी और क्यू आर बराबर है, ए बी और क्यू आर मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर, बीसी और आरपी बराबर है, बीसी और आरपी बराबर है, और कह रहा है सी ए और पी क्यू बराबर है, सी ए और पी क्यू बराबर। तो कह रहा बताओ इनमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंट होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, यहां ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल सी और इसके सामने वाला एंगल पी दोनों बराबर हो। ठीक है जी। यहां 3 के सामने ए है तो यहां 3 के सामने वाला एंगल क्यू, यानी ए और क्यू बराबर होना चाहिए। तो देखो यार यहां ए के बराबर पी दे रखा है, यहां ए के बराबर क्यू है तो ये सेट है, यहां ए के बराबर क्यू नहीं है तो ये गलत है, और यहां ए के बराबर क्यू नहीं है तो ये गलत है। भाई उसी रेस्पेक्ट में तो लिखोगे जिस रेस्पेक्ट में, तो ऑप्शन बी ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं सी बी ए तो सी किसके इक्वल होगा यहां पे मेरे प्यारे बच्चों? ये वाली कर्लिंग लाइन किसके इक्वल होगी? पी। तो यहां सी है तो यहां पी आएगा, यहां ए है तो यहां क्यू आएगा, तो यहां बी है तो यहां आर आएगा। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। यानी हमें उसकी करस्पॉन्डिंग चीजें पकड़ने की कोशिश करनी और कुछ नहीं। थोड़ा छोटा कर दूं भाई ताकि चीजें दिखाई साफ सुथरी दे जाए। करिए कोशिश। देखिए मेरे भाई, कह रहे एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, दिखाया गया है दो त्रिभुज है यह दिखाने के लिए कि त्रिभुज सर्वांगसम है, किस सर्वांगसम मानदंड का उपयोग किया गया? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों तीनों कोण बराबर है, 65 75 40, 65 75 40, और एक साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल है। तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल वाला फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर।
सवाल में कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा एक सर्वांग सम है। जैसे यहां देखें तो मेरे प्यारे बच्चों तीनों कोण बराबर है। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो समरूप होगा, सर्वांग सम नहीं। यहां तीनों साइडें बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये सर्वांग सम होगा। यहां देखिए दो एंगल इक्वल आ गए, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो ये भी सर्वांग सम होगा। बताया ना, कोई भी दो एंगल इक्वल आ जाए और एक साइड इक्वल आ जाए, चाहे वो साइड बीच में हो या साइड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक साइड और दो एंगल इक्वल आ गए तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां ये मेरे बच्चे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो ध्यान देना एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल इक्वल है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट है। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्या है, सर्वांग सम है। क्या है जी, सर्वांग सम। देखिए भाई कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर और एसीबी कॉन्ग्रुएंट है। पी क्यू आर और एसीबी कॉन्ग्रुएंट है, धीरे धीरे समझ तैयार करना। पी क्यू आर ए सी बी, बस ध्यान ये देना कि पी और एंगल ए इक्वल है, पी एंगल ए के इक्वल है, क्यू एंगल सी के इक्वल है, और आर इक्वल जो होगा मेरे बच्चे बी के होगा। तो कह रहा है ए बी किसके बराबर है, तो ए बी कहां, ये रही, तो वाईफाई टावर के सामने ए बी है, तो यहां वाईफाई टावर के सामने क्या लेनी होगी, पी आर, तो यानी ऑप्शन बी के, यानी उस करस्पॉन्डिंग साइड्स की पहचान मजबूत कर रहे हैं हम। देखिए मेरे बच्चे कह रहा है भाई विद कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। किस क्राइटेरिया के तहत ये कॉन्ग्रुएंट है, तो देख रहे हो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो मेरे प्यारे बच्चों तीनों साइड इक्वल हैं, तो ट्रिपल एस की वजह से तीनों ट्रायंगल मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है मेरे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। करिए मेरे बच्चे, आराम से सवाल पे पढ़ते रहिए, करते रहिए। मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ाता हूं, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर कराएंगे। ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर में ए बी पी क्यू के इक्वल है। ए बी जो है मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू के इक्वल है, ये वाली लेंथ और पी क्यू ये वाली लेंथ आपस में बराबर है, ठीक है जी। एंगल बी और क्यू इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल है। दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड की वजह से कॉन्ग्रुएंट है, एस ए एस की वजह से कॉन्ग्रुएंट है। अगर साइड एंगल साइड की वजह से कॉन्ग्रुएंट है तो भाई ये साइड इस साइड की इक्वल दे रखी है, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो कह रहा है और क्या कहानी हो सकती है, आप क्या बताना चाहेंगे कि भाई ये सर्वांगसम हो सकती कब, तो कौन सी क्राइटेरिया आपके हिसाब से होगी, सोचो। तो आप कहेंगे सर एस ए एस का मतलब होता है साइड, उनके बीच का एंगल स्पेसिफिकली, और फिर साइड। देखिए ये वहां तक पहुंचाने के रास्ते हैं, धीरे धीरे आपको वहां तक पहुंचा रहा हूं। तो भैया ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, तो तीसरी साइड कौन सी होगी, ये, तो यहां पे भी ये तीसरी साइड ही होगी। यानी बीसी और क्यू आर जब इक्वल होंगे, बीसी और क्यू आर जब इक्वल होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे। करिए। कह रहा जी बताइए किस वजह से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताना, ये दो स्ट्रेट लाइन है, अगर ये दो स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट होगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे मेरे प्यारे बच्चों दोनों, तो हम एक चीज कह सकते हैं साइड एंगल साइड, यहां पे भी साइड एंगल साइड,
यानी साइड एंगल साइड की वजह से मेरे प्यारे बच्चों दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। भाई देखो, ये साइड डबल वाली एंगल सिंगल साइड, डबल वाली एंगल सिंगल साइड, तो यानी मेरे प्यारे बच्चों साइड एंगल साइड की वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। बेसिक छोटी छोटी बातें पकड़ो। अब यहां देखो, यहां मैं क्या करता हूं, आपको समझाने के लिए दो त्रिभुजें बनाता हूं ताकि आप बेटर समझ पाए चीजों को। एक ट्रायंगल ये वाली ले लेते हैं भैया, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये वाली ले लेते हैं। अगर नाम रखेंगे तो ये होगा डी, ये बी और ये सी, और ये ए, ये एफ, ये ई। अब कहानी समझना क्या है, कहता है ए बी और एफ सी बराबर है, ए बी ओहो एफ सी बराबर है, यानी यहां से यहां तक की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो कह रहा है यहां से यहां तक की लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी लेंथ एफ सी की होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना कि ये वाली जो लेंथ है, इसको मान लीजिए मैंने मान लिया 10, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए, तो ये ए से एफ तक की लेंथ कितनी होगी, 15। आपने कहा ओके, और बी से लेके सी तक की लेंथ भी कितनी होगी, 10 और 5 15। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि बेटा मोटी बात ये समझो कि दोनों साइडें भी आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर है, ठीक है जी। अब ये बात उसने खुद ही कहा कि भाई बी डी और ई एफ बराबर है, यानी ये साइड और ई एफ ये साइड बराबर है। आपने कहा ठीक बात है। अब साथ में वो ये भी कह रहा है कि ए एफ ई ये वाला एंगल और डी बी सी ये वाला एंगल, सी बी डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर है। तो कह रहा है किस प्रॉपर्टी के तहत है, तो मेरे प्यारे बच्चों साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखिए मेरे बच्चे, जिनका भी बेसिक अच्छा है वो रिकॉर्डेड लेक्चर दिखा करो, लाइव में मत टाइम खराब करा करो अपना। मैं इतना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझ आए। एक भाई कह रहे 5 क्यों माना, अरे बाबू 5 वाच नहीं माना, ये सिर्फ समझाने के लिए माना है कि भाई उसने ये बात कही है ना कि ए बी की लेंथ और एफ सी की लेंथ बराबर है, तो मान लीजिए एक्स है तो ये भी एक्स है। अब इस लेंथ को मैंने वाई मान लिया, तो तुझे ये समझ में आना चाहिए कि ए एफ की लेंथ भी एक्स प्लस वाई है और बीसी की लेंथ भी मेरे बच्चे एक्स प्लस वाई है। ये मैंने कहने का अर्थ सुना है। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है इन फिगर इफ ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर त्रिभुज एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और बी सी दोनों साइडें बराबर है, बी डी और सी डी भी बराबर है, बी डी और सी डी भी आपस में बराबर है, देन द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बाय विच, तो कह रहा कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जिससे हम ये कह सकें कि ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायंगल एबीसी के, एडीसी के। कहता कौन सा वो क्राइटेरिया होगा जिसके थ्रू हम ये समझा सकें कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, एडीबी और एडीसी। तो मेरे बच्चों सबसे पहले इस बात पे फोकस करिए कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर दे रखी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है बाबू कि भैया ये दोनों साइडें बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके आमने सामने के कोण भी तो बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब सर ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो सर अगर ध्यान दोगे तो आप पहचान पाओगे कि ये हुई साइड, ये हुआ एंगल और ये हुई साइड, सेम यही साइड एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगी, साइड एंगल साइड मेरे प्यारे बच्चों फिर से बराबर हो जाएगी, साइड एंगल साइड। अब दो साइडों के बीच का एक एंगल, अब इसमें ये है ही नहीं ऑप्शन में, अरे हाँ इसमें एक चीज और भी है साथ साथ, क्या कि ये तो है ही है, साइड एंगल साइड से तो कॉन्ग्रुएंट हो ही रही है। एक चीज और भी ध्यान देना, क्या दोनों ही ट्रायंगल में ये वाली साइड तो कॉमन नहीं हो गई, ये वाली साइड कॉमन भी तो हो गई। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। भाई छोटी इस वाली ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ए बी, और इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ए सी बराबर है। आपने कहा जी ठीक है। इस ट्रायंगल की साइड बी डी और इस ट्रायंगल की साइड डी सी ये भी बराबर है, बिल्कुल सेट है। और मेरे प्यारे बच्चों एडी जो है वो दोनों ही ट्रायंगल की कॉमन साइड है।
आपने कहा हाँ। तो अगर एडी कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों तो तीनों ही साइड इक्वल होगी, तो एस 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 के थ्रू मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। वैसे साइड एंगल साइड के थ्रू भी कॉन्ग्रुएंट हो रही है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है त्रिभुज सर्वांगता कथन को पूरा करिए। कहता है बताइए किस वजह से जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, आपको बतानी है। एफ आई जी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, नाम लेना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात मेरी समझना, यहां वो ये एंगल बांटने का अर्थ ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि दोनों एंगल इक्वल है। आपने कहा ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये साइड इस साइड के इक्वल है, बिल्कुल। ये दोनों एंगल इक्वल है, बिल्कुल। और ये वाली जो साइड है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में क्या है, कॉमन है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। भैया ध्यान देना, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड कॉमन है इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। तो ये कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होगी साइड एंगल साइड की, पहली चीज। अब बात करते हैं कि सर करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं। तो देखो ये एंगल बाई सेक्टर है, तो इसके सामने वाली ये साइड, इसके सामने वाली ये साइड बराबर होगी, ठीक है जी। दूसरा, ये कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड के सामने ये वाला एंगल, और यहां कॉमन एंगल साइड के सामने वाला ये एंगल, यानी एफ और एच बराबर होगा। तो पहली बात, एफ और एच बराबर होगा, तो एफ के रेस्पेक्ट में यहाँ एच लिखा जाएगा। एच के साथ दो है, एक यहां और एक यहां, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब आते हैं आगे। अब आई, आई के रेस्पेक्ट में क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर ही तो होगा। आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आई जो होगा वो आई के ही इक्वल होगा। और जी है, तो जी किसके इक्वल होगा मेरे बच्चे, तो जी भी जी के ही इक्वल होना है, जी के ही इक्वल होना, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टर है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है कि भाई ये कॉन्ग्रुएंसी का स्टेटमेंट पूरा करो। कह रहा है जी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है जी। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और मेरे प्यारे बच्चों ये जो साइड है ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बेटा ये बताओ, ये डबल के सामने वाला ये वाला एंगल डबल, यहाँ डबल के सामने ये वाला एंगल डबल, यहाँ सिंगल के सामने वाला ये एंगल सिंगल, यहाँ सिंगल के सामने वाला ये एंगल सिंगल, इक्वल होगा। यहाँ कॉमन साइड के सामने वाला ये कोण, और यहाँ कॉमन के सामने वाला ये कोण, मतलब O और Q A के रेस्पेक्ट में आएंगे। तो O है तो यहाँ बीच में Q आएगा, N है तो N दोनों में ही N रहेगा बाबू, P है तो दोनों में ही एंगल P ही रहना है। तो NQP मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, N एंगल B, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है जी ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के बराबर दे रखी है, ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइनें हैं, तो ये हुआ वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, बिल्कुल ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, दोनों त्रिभुज सर्वांग होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, किस प्रॉपर्टी की वजह से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल की वजह से। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, अब वो ये कह रहा है कि भाई कॉन्ग्रुएंट तो हो गई, ये बात तो आपकी मान ली, लेकिन अब एंगल सेट करके बताओ। तो देखो यार, यहां ई और बी बराबर आ रहे हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में आएगा ई, यानी बीच में ई आना चाहिए, और बीच में ई केवल यहीं पे, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। अब मेरे बच्चे ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये इक्वल होगा इसके, तो ए डी के रेस्पेक्ट में आएगा, तो ए के साथ यहां डी आएगा और सी का सी रह जाएगा। तो ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। भाई कॉन्ग्रुएंसी इतना बेसिक से सिखा रहा हूं ना कि धीरे धीरे हर बच्चा पकड़ पाए। आइए सामने, मेरे प्यारे बच्चों ये इसके इक्वल दे रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा है,
और ये साइड दोनों ही ट्रायंगल में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सी दो ट्रायंगल, ये और ये। तो कॉन्ग्रुएंट है किस रेस्पेक्ट में, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। अब भैया एक बात बताना, ये दोनों एंगल इसके दोनों एंगल के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। आपने कहा बिल्कुल। तो आर और टी इक्वल करना है, तो टी है तो यहां बीच में क्या आएगा, आर। अब बीच में आर यहां है वहां है। अब भाई एस ऐसी रह जाएगा, तो ये आएगा एस आर। तो ये एस आर यहां है, यहां तो है ही नहीं, ना यहां है ना यहां है। तो ऑप्शन बी के साथ सेट है, और यू के साथ यू रहेगा, यानी एस आर यू कॉन्ग्रुएंट होगा। किस वजह से होगा, क्योंकि एंगल साइड एंगल दे रखा है। मेरे बच्चे सेम ही है, बस यहाँ सवाल में मिसिंग है। ये कह रहा है कि ट्रायंगल जे एम जे के एम कॉन्ग्रुएंट किसके साथ है, तो सेम उसी तर्ज पे काम करना आपने। यहां बस ये ध्यान देना, ये दोनों बराबर दे रखा है, ये और ये बराबर दे रखा है। अगर ध्यान दोगे तो बाबू ये वाली जो साइड है ये दोनों में कॉमन है। हाँ जी, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो भाई यहां जो तीसरा एंगल होगा ना वो इसके इक्वल होगा। तो जब बनाओगे ना तो ये ध्यान देना कि जे किसके होगा, एल के। तो यहां लिखना होगा एल, पहली बात, मतलब ट्रायंगल का निशान लगा के एल। फिर के लिखा है, तो के वाला एंगल किसके रेस्पेक्ट में इक्वल आ रहा है, एम, तो ये आएगा एम। और यहां फिर एम इक्वल टू आएगा के, तो एल एम के कहीं पे भी होगा, वो मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। उस सवाल में मिसिंग है डाटा, बाकी चीज वही। देखिए अब थोड़ा थोड़ा मैं चीजों को एग्जाम ओरिएंटेशन की तरफ लेके जा रहा हूं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की। देखो बाबू, सवाल में कह रहा है यदि एबीसी और एडीसी कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो ए दोनों में कॉमन दिखा रहा है, ठीक है। बी और डी इक्वल है, मतलब बी और डी इक्वल है, ए इक्वल है ए के ही, और सी इक्वल है मेरे बच्चों सी के, ठीक है जी। अब कह रहा है जी बी ए सी 30 डिग्री, बी ए सी 30 डिग्री, ठीक है जी। ए बी सी 100 है, ये 100, तो मेरे बच्चे ये 100 है, ये 30 है। मुझे पूछ रहा है ए सी डी बताओ, ए सी डी बताओ। तो ये 30 है, ये 100, 130, तो ये वाला कोण कितना आया, 50। और जितना ये होगा उतना ही कोण ये होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ए सी डी की वैल्यू 50 डिग्री हो, तो एंगल सी आएगा मेरे बच्चे 50 डिग्री। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कहता है आकृति एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें बी एन डी एम ए सी पर, बी एन डी एम ए सी पर इस प्रकार, जिसमें बी एन और डी एम ए सी पर, कहता है बी एन ये वाला और डी एम ये ए सी के ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर हैं कि बी एन और डी एम बराबर है, बी एन और डी एम दोनों की लेंथ भी बराबर है। सवाल में ऐसा कह रहा है जी ये दोनों लेंथ है आपस में इक्वल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। और कह रहा है ओबी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ओबी ये लेंथ है मेरे पैर जो 4 सेंटीमीटर। तो आपने बताना बीडी की लेंथ क्या होगी, यानी यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, ये मेरा सवाल। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, कॉन्ग्रुएंसी के लिए जरूरी क्या बताया आपको, कुछ प्रॉपर्टियां बताई जिस प्रॉपर्टी के तहत सारा गेम घूमना होता है। आइए भाई उसी चीज पे घुमाता हूं आपको ले जाकर। अब जरा ध्यान देना, सिर्फ फोकस इस वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल पे करिएगा, इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस रखिएगा। भाई ये वाला एंगल 90 का, ये वाला एंगल 90 का, एक एंगल इक्वल हो गया। ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट है और ये वाला कोण भी वर्टिकल अपोजिट है, शीर्षा भी में कोण है, बराबर हो गया। यानी मेरे बाबू ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। आपने कहा ठीक है।
हम बात किस पे कर रहे हैं भैया? हम बात कर रहे हैं इस पे। हम बात कर रहे हैं कि इन दो ट्रायंगल्स की, और कहीं जा ही नहीं रहे। ठीक है साहब। अब तो भैया मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों ये दोनों साइडें इक्वल दे रखी हैं, सवाल ने निकालनी नहीं दे रखी है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री, दोनों आपस में बराबर हैं। तो मेरे बच्चे अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होगा। हाँ जी सर। तो ये तीसरा कोण होगा तो इसका ये तीसरा कोण बराबर होगा। भाई दो एंगल अगर दो ट्रायंगल के इक्वल हो जाते तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अब ध्यान दोगे तो दोनों के दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप कहें कैसे? ध्यान देना मेरी बात पे, कैसे समझा रहा हूं। ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, एंगल साइड एंगल, ऐसे ये डबल एंगल, ये साइड और ये एंगल। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल की वजह से मेरे प्यारे बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो भैया हर चीज बराबर होगी। तो यहां 90 के सामने वाली साइड 4 है तो यहां 90 के सामने वाली साइड 4 होगी। भाई कॉन्ग्रुएंट होती है तो चीजें बराबर होती हैं, सिमिलर होती हैं तो चीजों का रेशियो बराबर होता है। तो मेरे बच्चे पूछा था बीडी की लेंथ बताओ, तो बीडी 4 और 4 कितनी होगी मेरे बच्चे? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एंगल ए की वैल्यू बताइए क्या होगी। क्या करें भाई? देखो दोस्त, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 7 है, ये 8 है, ये 70 है, ये 70 है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट होगा साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, कि भाई ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इक्वल हो गया। अब ये तय है कि यहां 8 सेंटीमीटर के सामने जो एंगल होगा और यहां 8 सेंटीमीटर के सामने जो एंगल होगा इक्वल होगा। तो यहां 8 सेंटीमीटर के आगे है 2x, और वहां 8 सेंटीमीटर के इक्वल आगे है x प्लस 20। इधर लाएंगे तो x, ये आया मेरे प्यारे जो 20 सेंटीमीटर, सॉरी x जो है वो डिग्री में है। तो मेरे प्यारे बच्चों एंगल ए मुझसे पूछा हुआ है तो 2x है, तो 20 दूनी 40 डिग्री मेरा राइट आंसर है। 40 डिग्री एब्सोल्यूट राइट आएगा। देखिए मेरे भाई, यहां 80 डिग्री है, यहां 80 डिग्री है, ये 7 है, ये 8 है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गई, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गई, बिल्कुल हो गई साहब। अब मेरे बच्चे 7 के सामने वाली साइड ना एंगल 3x, और यहां 7 के सामने वाला एंगल x प्लस 60, तो 2x बराबर 60, x की वैल्यू आई 30 डिग्री। अब मुझसे पूछा 2x की वैल्यू बताओ, तो 30 दूनी 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखो मेरे भाई सेम ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से होगा, आइए चेक करिए। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है क्या? कहता है ABC और DEF दो ट्रायंगल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ABC, अच्छा यहां देखा करो, A और F बराबर लेना है, B और D बराबर लेना है, ABD, और C और E बराबर लेना है। यहां से पहचाना करो कि जब ये सिमिलर दे रख ना कॉन्ग्रुएंट दे रखी, माफ करिए, तो यहां से सेटल क्या करें। अब कह रहा है AB की लेंथ है 5, बहुत बढ़िया, B एंगल जो है वो 40 डिग्री है, और भैया A 80 डिग्री है, बहुत बढ़िया जी, सुभान अल्लाह। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है।
तो देखिए मेरे बच्चे, एक बात बताओ, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये 5 है तो नेचुरल है ये 5 होगी, ये 80 है तो ये 80 होना है, ये 40 है तो ये भी 40 होना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी इसके अकॉर्डिंग ही हमने वहां पे डाटा सेट किया है। अब कह रहा है बताओ कौन सा सही होगा, तो भैया ये बताओ, ये 40 और 80 120 तो ये होगा 60। तो कह रहा है कि भैया डीएफ की लेंथ 5 होगी, तो डीएफ की लेंथ ही 5 होनी है, ये तो गलत है, डीई है, ये भी गलत है, तो या तो ये सही है या ये सही है। और कह रहा है एंगल ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 60 डिग्री, तो ई 60 यहां पे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो यार, ट्रायंगल एक्स वाई जेड और ट्रायंगल एल एम आर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं, तो ध्यान ये देना कि एक्स एल के इक्वल होना है, एक्स जो है वो एल के रेस्पेक्ट में जाएगा, वाई जो है एम के रेस्पेक्ट में जाएगा, और जेड मेरे प्यारे बच्चों आर के रेस्पेक्ट में जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि भैया कहानी आगे की बताओ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ही तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी है। तो यहां देखोगे वाईफाई टावर के सामने 2m+1 है, 2m+1 है, जबकि यहां वाईफाई टावर के सामने है कितनी मेरे बच्चे, 5। तो m की वैल्यू सोल्व करोगे तो निकल के आएगी 2। बहुत बढ़िया। यहां सिंगल एंगल के सामने है 2p+2, और यहां सिंगल एंगल के सामने है मेरे प्यारे बच्चों 8। तो भैया 2p p की वैल्यू आएगी 3। अब बचा हमारा मेरे बच्चे क्या, यहां डबल एंगल के सामने है 2x-1, और यहां डबल एंगल के सामने 7। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आई 4। अब कह रहा है x प्लस p प्लस m को जोड़ो, तो 2 और 3 5 और 4 9, तो आंसर आ जाएगा 9। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे। कह रहा है भाई दोनों ही ट्रायंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखो अभी शुरुआत में ना बहुत बेसिक पढ़ रहे हो, तो जब बेसिक पढ़ रहे हो ना तो वहां आपको सिंपली बस नाम नाम रखना है। अभी पेपर के जो क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, वो समझाऊंगा। मैंने बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए लिया है, ध्यान देना, मैंने पी के करस्पॉन्डिंग एस लिया है, और मेरे पेरेंट बच्चों मैंने क्यू के करस्पॉन्डिंग आर लिया है। अब कह रहा है ए जो एंगल है, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं, ए इज 1/3 ऑफ आर इक्वल टू एस। ऐसे सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे, मैं 1/3, मैं आपसे कह रहा हूं कि यार ए और आर का रेशियो लेके देखते हैं क्या होगा। तो ए, या पहले इसको यहां तक लिखते हैं, ए इक्वल टू 1/3 ऑफ आर इक्वल टू एस। मेरे प्यारे बच्चों मैं सबको के इक्वल मान लेता हूं, रेशियो में ये कहानी समझते होंगे, सबको के इक्वल मान लेता हूं। तो इसका मतलब एस की वैल्यू क्या आ गई, के, ए की वैल्यू भी क्या है बाबू, के। अब मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, तो r/3 इक्वल टू के है, तो आर की वैल्यू आएगी 3 के। आपने कहा हाँ जी, रेशियो निकालोगे तो आएगा 1:3:1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला एंगल 1 होगा तो ये 3 होगा तो ये 1 होगा, तो रेशियो आएगा ARS का 1:3:1। तो टोटल 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों, किसको, 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 36 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है एंगल क्यू बताइए, तो एंगल क्यू बताना है तो आर के रेस्पेक्ट में होगा, तो आर की वैल्यू है 3, तो 1 यूनिट 36, 36 थी 108, मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल है 108 डिग्री, और आर करस्पॉन्डेंस है क्यू के, तो ये वाला एंगल भी आएगा 108 डिग्री। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे। देखो मेरे बच्चे, कहता है एबीसी और डीईएफ क्रम से सर्वांग समय, यानी ए डी के साथ रिलेट कर रहा है, ए बी सी और डी ई एफ। ए मेरे बच्चों रिलेट कर रहा है डी से, बी रिलेट कर रहा है किससे, ई से, और सी रिलेट कर रहा है एफ से। ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा है, आगे कह रहा है यदि ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर हो और डी ई की लेंथ भी 6 ही हो,
BC की लेंथ 8 है और ये लेंथ भी 8 है, B 30 डिग्री हो तो D प्लस C निकालो यार, बड़ा आसान है। देखो ये 30 है तो ये वाला एंगल भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 30 डिग्री। अब कह रहा है D प्लस C की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, एंगल D अगर थीटा होगा तो एंगल A भी थीटा होगा, और अगर एंगल F अल्फा है तो एंगल C भी अल्फा होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। और मुझसे यही तो पूछ रहा है थीटा प्लस अल्फा बताओ, तो तीनों कोणों का जोड़ 180, 180 में से 30 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचा, 150 डिग्री। तो मेरा राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 150 डिग्री। देखो यार इस सवाल में करना है, सवाल में कह रहा है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है मेरे बच्चे। अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है तो मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है, बिल्कुल ठीक है जी। साथ में कह रहा है बी ए डी इज इक्वल टू सी बी ई। बी ए डी ये वाला जो एंगल है ये ये है किसके बराबर, सी बी ई के, सी बी ई के इस वाले एंगल के बराबर। एंड ई सी ए ये वाला जो एंगल है ये इक्वल दे रखा है मेरे बच्चे डी सी बी के, इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, बहुत बढ़िया। और एंगल ई जो है वो 30 डिग्री है, तो एंगल डी का मान ज्ञात करना क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूं कि भाई ये वाली दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला। आपने कहा जी ओके, इस वाले एंगल का नाम मैं थीटा रख लेता हूं। अब मैं यहां से दो ट्रायंगल बना रहा हूं आपके लिए, अगर आप समझ सकते हो तो समझना। एक ट्रायंगल बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों ये वाली, आपने कहा जी ओके। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट बी था, और ये मेरे प्यारे बच्चों ई। ये पूरा जो एंगल है ये थीटा प्लस ई वाला है। मान लो इसको अल्फा लिख ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो ये भी अल्फा हुआ, तो ये थीटा प्लस अल्फा है। ये वाली साइड सी बी है। अब मेरे बच्चों में एक दूसरी ट्रायंगल बना रहा हूं ये वाली, इसको यहां लिख दे रहे हैं, इसका नाम है डी ए सी। ये वाला जो एंगल है ये अल्फा प्लस थीटा है। एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, यहां तक की भी बात क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों एंगल ई जो दे रखा है वो 30 डिग्री है, तो कह रहा है एंगल डी क्या होगा। मेरे बच्चों दो बातें समझो। पहली बात तो ये कि ये दोनों साइडें इक्वल दे रखी हैं, एसी और बीसी बराबर दे रखी हैं। मेरे बच्चे अगर ध्यान दोगे तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। आपने कहा हाँ, तो अगर मेरे बच्चे ये कोण इस वाले कोण के बराबर आ गया, ये कोण इस वाले कोण के बराबर आ गया, दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज सिमिलर होगी, सर्वांग सम की तो जुड़ती नहीं है, और सिमिलर होगी तो इसका तीसरा एंगल 30 डिग्री है, तो इसका भी हर हाल में तीसरा एंगल 30 डिग्री ही होगा। तो एंगल डी की वैल्यू मेरे से पूछी जो कि होगा 30 डिग्री आंसर। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी है क्योंकि एक साइड दोनों में इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगी, और हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होती है लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। तो यहां से भी इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, ये आपने होमवर्क में कर लेना है, कुछ अलग नहीं है। ये भी सेम ही सवाल है। यहां क्या कह रहा है, बिल्कुल हूबहू वही चीजें कह रहा है कि भाई एसी बीसी के बराबर है, उसी तरह से एंगल, तो ये दोनों की दोनों ट्रायंगलें जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। तो जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ होगी वही इसकी, तो ये आपने घर पे कर लेना। अब आइए मेरे बच्चे इस वाले सवाल पे। सवाल में कह रहा है कि ये दिया हुआ है कि भैया दो समकोण त्रिभुज एबीसी और डीईएफ है। एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीईएफ। बी और एफ दोनों 90 डिग्री है, एंगल बी है और एक एंगल एफ है, दोनों ही 90 डिग्री है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। सवाल में कह रहा है कि ए बी सी है, ए बी सी, और भैया यहां से डी तो ले नहीं सकते क्योंकि नाम था डीईएफ ना, डी एफ ई था, ठीक है, तो ये डी हुआ, ये एफ हुआ, ये ई हुआ। कह रहा है ए 25 डिग्री का है, बहुत बढ़िया भैया, ए मेरे बच्चे 25 डिग्री, ई भी 25 डिग्री है, बहुत शानदार जी, ई 25 डिग्री है। एसी और ईडी बराबर है। सवाल में कह रहा है कि एसी यानी ये वाली साइड और ईडी ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर है। तो कह रहा है बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी, और होंगी तो किस करस्पॉन्डिंग में होंगी।
मेरे प्यारे बच्चों 500% कॉन्ग्रुएंट होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया। अगर दो कोण दो त्रिभुजों के बराबर आ जाते तो तीसरा बराबर होगा ही होगा। ये तीसरा कोण थीटा है तो इसका भी ये तीसरा कोण थीटा होगा। ध्यान दोगे तो एक साइड इक्वल है, अगल बगल के कोण इक्वल है, एक साइड इक्वल है, अगल बगल के कोण बराबर आ गए, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगी ही होंगी। अब बात करनी है कॉन्ग्रुएंसी किस करस्पोंडेंस में बना रही है। तो मेरे बच्चे बताओ, ए 25 है, यहां 25 क्या है? ई, तो यहां नाम लिखेंगे ई। यहां बी 90 है तो यहां 90 क्या है? एफ। यहां सी थीटा है तो यहां डी थीटा है। तो सी डी के रिस्पेक्ट में, बी एफ के और ए ई के। तो ए बी सी जो है ई एफ डी के करस्पोंडेंस में कॉन्ग्रुएंट हो रही है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, एबीसी और पी क्यू आर। आइए भाई, कॉन्ग्रुएंसी धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होगी। एबीसी और पी क्यू आर दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बी सी पी क्यू आर, मोटी बात यह है कि पी ए के करस्पोंडेंस में दे रखा है, बी के करस्पोंडिंग में क्यू दिया हुआ है मेरे बच्चे, और सी के करस्पोंडिंग में आर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी 40 डिग्री है, ए 80 डिग्री है। बहुत बढ़िया जी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? अब मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से समझना। ये 80 और 40 120, तो ये आएगा 60, और नेचुरल है ये 40 ही होगा, ये 60 ही होगा, और ये 80 होगा। तो मेरे बच्चे यहाँ सी के सामने ये 5 है तो यहाँ पे भी 60 के सामने 5 होगा। देखिए करस्पोंडेंस जो उसने दिया उसको कंपेयर करना है, ए को पी से, बी को क्यू से, सी को आर से, यानी इसके करस्पोंडेंस में मुझे साइडों को एडजस्ट करना है। किया साहब। करने पे मुझे पता चला कि पी क्यू की लेंथ मेरी 5 आ रही, तो पी क्यू की लेंथ 5 है, तो ये दोनों तो हटाओ, ये हो सकता है। साथ में आर 60 है, पहले वाले में आर 60 है और दूसरे वाले में पी 60 है, तो पी 80 होगा। तो दूसरा गलत है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाँ जी यार, ये बेसिक से सवाल है, वही कॉन्ग्रुएंट बनानी है। मतलब कॉन्ग्रुएंट दे रखी थी इसमें, एबीसी और पी क्यू आर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे रखी थी, ए और पी 90 दे रखा था, और बाकी चीजें उसने लिखी हुई हैं, तो करस्पोंडिंग साइड पूछेगा। ये भी मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सवाल आप खुद से करेंगे। इसे मैं कराता हूं, करिए। देखिए यार, पहली लाइन पे आते हैं, कहता है सी और जेड बराबर है। सी और जेड बराबर है मतलब ये वाला कोण इस वाले एंगल के इक्वल है। बहुत बढ़िया। साथ में कहता है ए सी और एक्स जेड भी बराबर है, ए सी और एक्स जेड भी बराबर है। बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन होती है क्या? अगर आपको एक ही एंगल इक्वल दे रखा है, एक ही एंगल इक्वल दे रखा है, और ऑप्शन में एंगल नहीं साइड इक्वल दे रखी है, तो सर दो साइड इक्वल लेनी होती है और फिर एक एंगल। तो साइड एंगल साइड एक कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है। तो सर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो सर नेचुरल है ये वाली जो साइड है ये हर हाल में आपको इसकी इक्वल लेनी होगी, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी बनेगी। यानी बीसी जो है वो वाई जेड के बराबर लेनी होगी। बीसी जो है मेरे बच्चे वो वाई जेड के रेस्पेक्ट में बराबर आपको उठानी होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपने होमवर्क करना है। सवाल में कह रहा है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और एंगल साइड एंगल के रेस्पेक्ट में, तो आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए मेरे बच्चे, पहले आप पढ़िए, तब तक मैं इसको ड्राफ्ट करता हूं। देखिए मोटा मोटा खाका आप समझ गए इनमें सवालों में। कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल है डी ई एफ, दोनों कॉन्ग्रुएंट। ऐसा हमें निकालना नहीं है, ऐसा सवाल ने दिया है कि दोनों सर्वांग सम है। मतलब ए जो है वो डी के इक्वल होगा, बी जो है वो ई के इक्वल होगा, और सी जो है मेरे प्यारे बच्चों
वो एफ के इक्वल होगा। बिल्कुल ठीक है। तो कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको जवाब में बताना है। तो आप कहेंगे कि सर एसी से डीएफ का अनुपात 2:1 है। अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एसी से डीएफ, एसी ये वाली साइड हुई, हाँ जी, तो यहां डबल एंगल के सामने एसी हुई, तो यहां डीएफ कहां हुई, ये डीएफ डबल एंगल के सामने। कहते हैं इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो 1:2 है। ये तो गलत बात है, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों की दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है और ये दोनों हर हाल में इक्वल होनी चाहिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों सर्वांग सम है तो हर हाल में बराबर होनी चाहिए, है ना। सिमिलर हो तो रेशियो बराबर आता है, मतलब रेशियो 2:1 हो सकता है। यहां तो कॉन्ग्रुएंट है तो बराबर होनी चाहिए, इसलिए इन्हें हटाते हैं। अगली लाइन में कह रहा था पेरीमीटर ऑफ द बोथ द ट्रायंगल इज इक्वल। ये बात ठीक है, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनका पेरीमीटर इक्वल होगा। अगली लाइन में कह रहा है ए बी और डीई बराबर होगा। ए बी और डीई, ये बात बिल्कुल सही है, बराबर होगा। और बीसीईएफ के बराबर होगा, बीसीईएफ, ये बात भी सही है। थर्ड है द रेशियो ऑफ देयर एंगल्स इन बोथ द ट्रायंगल इज द सेम, कि रेशियो ऑफ एंगल दोनों त्रिभुजों में कोणों का अनुपात समान होगा। बिल्कुल ठीक है, अगर एंगल का रेशियो निकालोगे तो जो यहां आएगा वही आएगा, ये भी ठीक है। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा कि ऑप्शन ए इनवैलिड है, या ऑप्शन ए जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू डी बी। कहते हैं जो फिगर दी हुई है इसमें ए बी और डी बी बराबर है। ठीक है जी। ए सी और डी सी भी बराबर है, बिल्कुल ठीक दे रखी है। तो ये साइड दोनों में क्या हो गई, कॉमन। अगर आप कंपेयर करने भी लगोगे मेरे प्यारे बच्चों तो डबल के सामने ये वाला एंगल और यहाँ डबल के सामने ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। यहाँ सिंगल के सामने ये वाला एंगल, यहाँ सिंगल के सामने ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। और ये तीसरा एंगल बच गया, तो ये भी आपस में मेरे बच्चे बराबर हो। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई ए बी डी 58 है, ए बी डी ये पूरा एंगल है 58। ए बी डी, अगर एक पूरा एंगल 58 है तो मेरे बच्चे ये वाला एंगल 29 होगा और ये वाला एंगल भी 29 होगा। क्यों? क्योंकि 58 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 29 आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब आगे कह रहा है डीबीसी, डी कहां है, ये रहा बी सी। तो डीबीसी कितना दे रखा है, 2x-4। कह रहा है जी डीबीसी है कितना, 29, और ये दे रखा है 2x-4। तो 2x की वैल्यू आई 29 और 4 33। तो x की वैल्यू निकालनी होती तो आंसर आ जाता 33/2। बिल्कुल ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है कि ए सी बी, ए सी बी ये है y+15 और डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी दे रखा कितना मेरे बच्चे, 63 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बाबू ये 63 है तो ये भी 63 ही होगा, बिल्कुल जेन्युइन है। तो ए सी बी का नाम उसने लिखा हुआ है क्या, y+15। तो y+15 जो है वो बराबर है भैया किसके, 63 के, रख देते हैं। तो y की वैल्यू आएगी 48, घटाएंगे, बिल्कुल जेन्युइन है। अब हमसे क्या पूछा है मेरे बच्चों सवाल में, हमसे पूछ रहा है कि भाई अगर ये कहानी है तो बताओ 2x+5y। तो 2x की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे, 33/2, और y की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे, 48। तो 5 गुना 48, 2 से 2 ये आया 33, और 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, 240, 3 4 3 7 2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 273। ऑप्शन बी इज योर, माय डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए यार इस सवाल में कह रहा है कि ओ ए और ओ सी बराबर है, ओ ए और ओ सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, ए डी 6√3 दे रखा है, ए डी 6√3 दे रखा है। तो पूछा सी डी कितना होगा। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। आपने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। इन दो ट्रायंगल में बात कर रहा हूं। अगर इन दो ट्रायंगल की बात करें मेरे बच्चे हम, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि भैया ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, बिल्कुल। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, बिल्कुल। और ये साइड दोनों ही ट्रायंगल में क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, कॉमन हो गई।
तो मेरे बच्चे मैं कह सकता हूं कि सर साइड 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 की प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों की दोनों ही ट्रायंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों त्रिभुजें मेरे प्यारे बच्चों आपस में सर्वांग सम हैं। दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांग सम। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं मेरे बच्चे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो एक बात बताना, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चे मैं यहां पे इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। समझो ये लाइन है ही नहीं, और ये लाइन नहीं है तो अब आप रीड करोगे कि दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है सर? देखो ये वाली साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, बिल्कुल। ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दे रखी है, बिल्कुल। तो साइड एंगल साइड, और यहां पे भी ये साइड एंगल साइड, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किस वजह से? साइड एंगल साइड से। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ मेरे प्यारे बच्चों इसकी होगी, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।